आज हमने बात करनी है प्राइम मिनिस्टर के सेहत सहूलत प्रोग्राम के हवाले से और सेहत कार्ड, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी बात की जा रही है कि एक सोसाइटी के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्थ और एजुकेशन, ये दो आपके राइट्स हैं, उसको आम आदमी की रसाई तक पहुंचाना, अफोर्डेबल करना, उस हवाले से जो सेहत कार्ड की स्कीम है उस पर बहुत बात हो रही है। लेकिन छोटे छोटे सवाल जहन में आते हैं कि क्या मैं सेहत कार्ड यूज़ कर सकता हूँ, क्या सबीन कर सकती हैं, आप कर सकते हैं, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, उसको क्यों जारी किया गया, उसका क्या फ़ायदा हो रहा है, ये सब बेसिक कुछ सवाल जो हैं इनके जवाब जानने के लिए आज CEO सेहत सहूलत प्रोग्राम मोहम्मद अरशद खान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम तौसीक साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो सबसे पहले तो जनाब हमें ये 3-4 अरशद साहब बेसिक सवाल, चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कि शुरू क्यों किया गया, सेहत कार्ड का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? तौसीक साहब, दुनिया भर में वह लोकली और इंटरनेशनल जितने पॉवर्टी सर्वे हुए हैं, जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गिरते हैं, द नंबर 1 रीज़न वो है सेहत के हंगामी अखराजात। सेहत में 3 किस्म के अखराजात होते हैं, एक हॉस्पिटलाइजेशन, दूसरा OPD नज़ला जुकाम खांसी, तीसरा क्रॉनिक मेडिकेशन, लॉन्ग टर्म जो मेडिकेशन होती है। तो बाकी दोनों चीज़ों में ना इंसान जिस्मानी तौर पे मरता है और ना माली तौर पे। ठीक है। लेकिन अगर कल सुबह 3 बजे मुझे, आपको या हमारे किसी प्यारे को 10-12 लाख रुपए चाहिए हों तो उसका बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। नतीजतन गुर्बत और इमारत दुनिया के हर माशरे में होती है, लेकिन आप अपना लाइफ स्टाइल उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर कल सुबह आपका या मेरा कोई प्यारा हमारी आंखों के सामने तड़प रहा हो, कतई नज़र कि हम इनकम करके किस स्टेज पर हैं, हम अपना, वो ख़ानदान अपना सब कुछ दाव पे लगा देता है। ऐसे ही। तो फिर क्या होता है, घर बिकते हैं, गाड़ियाँ बिकती हैं, जानवर बिकते हैं, जेवर बिकते हैं, बट स्टिल देयर आर 50% चांस कि आपका प्यारा अस्पताल से वापस लौट के घर आ सके। तो इस मुसीबत के आगे बंद बांधने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने इस कौमी सेहत कार्ड का इजरा किया, ताकि कम से कम 75 साल बाद एक फलाही डोमेन में हम एक मीनिंगफुल काम कर सकें कि ये सारी कौम रात को सुकून की नींद सो सके कि कल सुबह कुछ हुआ हमें या हमारे किसी प्यारे को, तो हुकूमत पाकिस्तान का जारी करदा कौमी सेहत कार्ड मौजूद है, जिसे दिखा के हम इलाज करवा सकते हैं और आपका शनाख्ती कार्ड ही कौमी सेहत कार्ड बना दिया गया है। जी सबीन। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें एक सवाल जो है वो हमेशा सबके जहन में आता है, वो ये कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं और इसका प्रोसेस क्या है, कैसे ये कार्ड मिल सकता है? सभी गुजारिश ये है कि जब इब्तदा में हमने 5-6 साल पहले ये प्रोग्राम शुरू किया था, तो जो इंतहाई गरीब तरीन तबकात थे उनसे इसका आगाज़ किया गया। फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर जो वल्नरेबल सेगमेंट्स थे, लाइक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको इसके फोल्ड में शामिल किया गया। उसके बाद जब हम आज से कुछ 2-3 साल पहले थरपारकर गए, और थरपारकर को खुसूसी तौर पे, आपको पता है बच्चों के हवाले से वहाँ खबरें आती रहीं, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर हमने कहा कि जी यहाँ हेल्थ कार्ड का इजरा किया जाए फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग से ख़ास तौर पर। ठीक है। अदरवाइज़ इस प्रोग्राम का सिस्टम ये है कि हर सूबा अपने ख़ानदानों की प्रीमियम की अदायगी का खुद जिम्मेदार है। तो वज़ीर पाकिस्तान ने कहा क्यों ना ऐसा किया जाए, थरपारकर में तो गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ 100% आबादी को ही, इसके हम कहते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल कार्ड क्यों ना जारी कर दिया जाए। तो वहाँ से फिर हमने 100% आबादी को कवर करने का मरहले का आगाज़ किया। उसके बाद KPK, फिर फाटा के जो 6 डिस्ट्रिक्ट और 7 एजेंसी 13 डिस्ट्रिक्ट थे, फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर, और अब 1 जनवरी 2022 से पूरा पंजाब, यानी 36 के 36 डिस्ट्रिक्ट, 12.5 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल पंजाब दुनिया की 10वीं बड़ी कौम है, उसे पूरे इस्लामाबाद, ICT को, पूरे गिलगित बल्तिस्तान को शामिल किया जा रहा है। तो प्रैक्टिकली सारा पाकिस्तान सिवाय बलूचिस्तान के और सिंध के, बलूचिस्तान अगले 3 महीने में ज्वाइन कर रहा है इस प्रोग्राम को, और सिंध हमें उम्मीद है कि इस साल के आखिरी मरहले में किसी को ज्वाइन कर लेगा। तरीका, जैसे सबीन कह रही थी, इसका ऑपरेशनल तरीका क्या है? क्या आपने अभी एक और बात फरमाई कि ID कार्ड को आपका CNIC को ही से वो कार्ड बना दिया गया है, इससे क्या मतलब? हमने ये आसान कर दिया तौसीक साहब, अब किसी पाकिस्तानी शहरी को कहीं अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आपके नादरा के जारी किए हुए कौमी शनाख्ती कार्ड को, या अगर आप नौमर हैं तो आपका जो बेफार्म है नादरा का जारी किया हुआ, वही आपका हेल्थ कार्ड बन चुका है। अगर आप मज़ीद तस्दीक चाहते हैं, कन्फर्मेशन चाहते हैं, तो आपने सिर्फ एक काम करना है, 8500 पर विदाउट डेशिस अपना CNIC नंबर भेजें, तो आपको 10 सेकंड के अंदर कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि आप सेहत कार्ड के लिए अहल हैं। तो एक क्राइटेरिया है कि जिन इलाकों का मैंने नाम लिया है, अगर आपके कौमी शनाख्ती कार्ड पर जो मुस्तकिल पता है उस पर उन इलाकों का, डिस्ट्रिक्ट का नाम मौजूद है, तो आप इसके लिए अहल हैं। आप ज़रा नंबर दोबारा बता दीजिए। 8500 पे आप अभी अपने फ़ोन से SMS करें तो आपको कन्फर्मेशन आ जाएगी कि आप सेहत कार्ड की सहूलत
के कि लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबल हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा अरशद भाई ये बताइए कि इसके अंदर अब क्या एक अमीर आदमी भी इसको अवेल कर सकता है और एक गरीब आदमी भी कर सकता है? तो क्या पाकिस्तान जैसी एक एक डेवलपिंग कंट्री के लिए, एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी के लिए, एक जनरली गरीब मुल्क के लिए क्या ये थोड़ा सा नाजायज़ नहीं है कि क्रॉस सेक्शन सबके लिए मौजूद है और आप वो थोड़ा सा बोझ ज़्यादा नहीं पड़ रहा? जिस किस्म की सोसाइटी, कल्चर, हिस्ट्री और बैकग्राउंड से हम ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ रॉबिन हुड स्टोरीज बड़ी पॉपुलर होती हैं। तौसीक भाई, गुजारिश ये है कि मुझे ये सवाल अक्सर मीडिया शोज़ में भी किया जाता है या कहीं मैं इंटरनेशनल फोरम पे जाता हूँ, वो कहते हैं कि जी आपकी इकॉनमी कौन सी इतनी ज़बरदस्त किस्म की है, आप कौन से डेवलप्ड नेशन हैं, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? हमने गुजारिश की कि जिस मुल्क की 99.2% आबादी कम वेशे के अंदाजे के मुताबिक 1 लाख रुपये महीने से कम कमाती हो, 93% लोग 30,000 से कम कमाते हों, तो वहाँ तो हर एक ही इस हेल्थ के हंगामी अखराजात के लिए मुस्तहिक है। और ये कहाँ का इंसाफ है तौसीक भाई कि वो 1% आबादी जो आपको टैक्स देती है उसको आप उससे महरूम कर दें, यानी घर में जो कमाऊ पूत है आप उसे कहेंगे तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम होटल से जाके खाना खा लो और बाकी जो तुम्हारी आमदनी से घर वालों के लिए खाना बनेगा, क्योंकि तुम अफोर्ड कर सकते हो होटल से खाना, तो तुम जाओ। और हम एक बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे माशरे में हम जो अमीर लोग हैं या जो टैक्स पेयर्स हैं, जिसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, हम उनकी शायद उस तरीके से इज्जत नहीं करते जितनी करनी चाहिए। दुनिया भर में, अमेरिका में आज खुदा न खास्ता माइक्रोसॉफ्ट को, गूगल के बिजनेस को ख़तरा हो और अमरीकी सदर को ज़रूरत पेश आ जाए तो वो ऐलान जंग कर देगा अपने इन बिजनेसेस को बचाने के लिए, जिनके पीछे लाखों जॉब्स अमेरिका की इकॉनमी में क्रिएट की गई हैं। तो हमें भी यही रवैया अपनाना होगा कि अपने बिजनेसमैन की इज़्ज़त करें, अपने टैक्स पेयर्स की इज़्ज़त करें और उन्हें हर वो सहूलत दें ताकि वो जॉब्स क्रिएट कर सकें। और आज इस गुर्बत के हम इस विशेष साइकिल में फंसे हुए हैं, इससे हम आज़ादी हासिल कर सकें। यानी कि गरीब आदमी गुर्बत की वजह से डिस्क्रिमिनेट ना हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अमीर आदमी या अपनी अफोर्डेबिलिटी की वजह से भी डिस्क्रिमिनेट ना हो, ये भी बहुत अहम है। वेरी क्विकली, कोई कहानियां हैं, कुछ स्टोरीज हैं? क्योंकि आपने जिक्र किया कि थरपारकर में या उसके अलावा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, आपके पास तो कहानियां, स्टोरीज आती रहती होंगी। वो जो आपने बात की कि सुबह 3 बजे ज़रूरत पड़ गई, तो ऐसी हुई हैं, जानें बची हैं? जी, ऐसी मतलब सैकड़ों स्टोरी हैं। मेरे जब लोग फील्ड में जाते हैं, यकीन मानिए खासतौर पर थरपारकर वाली साइड पे लोग उनके कदमों में पड़ के ना देवताओं की तरह वो देते हैं, सामान देते हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं एक मज़े की बात बताऊँ, पिछले दिनों में एक सेमिनार में था, तो एक साहब थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े मशहूर आदमी हैं, तो वो कहने लगे अर्शद साहब ये आपने हेल्थ कार्ड जारी कर दिया, KPK से उनका ताल्लुक था। तो मैंने कहा जी यार ये एक बड़ा प्रॉब्लम कर दिया आपने, माशरे के अंदर गड़बड़ कर दी है। मैंने कहा क्या हुआ? कहना मेरा छोटा भाई मेरी निस्बत ज़रा गरीब था, उसे जब कोई सेहत के हंगामी अखराजात की मुसीबत आती थी वो मुझसे जो है आके मिन्नत तरला करता था, मेरी रिस्पेक्ट करता था, मुझसे कहा कि मुझे मदद कर दो। अब पिछले हफ्ते क्या हुआ कि मेरे भाई की टांग टूट गई और उसके बाद मुझे पता नहीं चला, ना वो पैसे मांगने मेरे पास आया और उसका इलाज हो गया। जब मैं 2 दिन बाद उसकी इयादत करने गया तो मैं बड़ा हैरान हुआ, गुस्से से पूछा उससे कि तुमने पैसे भी मुझसे नहीं मांगे, तुमने कहाँ से इलाज करवा लिया? तो उसने बड़े मज़े से कहा कि जी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो हेल्थ कार्ड इशू किया है उससे जाके मैंने इलाज करवा लिया, मुझे 1 रुपये भी अदा नहीं करना पड़ा। अच्छा, इसका वेरी इंटरेस्टिंग, ऑफ कोर्स वो डिपेंडेंसी के हवाले से, डिपेंडेंसी सिंड्रोम जो है हमारा, डिपेंडेंसी सिंड्रोम। अर्शद साहब, क्या ये वापस पे बैक भी किया जाता है, या ये क्या एक लोन है, या ये कोई ग्रांट है, या क्या गिफ्ट है हुकूमत की तरफ से, ये तोहफा है और वापसी होगी इस पैसे की, नहीं होगी? इसके बारे में भी लोगों का बड़ा इब्हाम है। तौसीक भाई, ना ये ग्रांट है, ना ये लोन है, ना ये तोहफा है, ये हर पाकिस्तानी का हक है। 75 साल से ये कौम जिसको सारे हक मिलने चाहिए थे, ये उस पहला हक है, समझ लीजिए। हम हेल्थ के मामले में कम से कम पूरी पाकिस्तानी कौम को एक साथ करने लगे हैं, बराबर करने लगे हैं, जहाँ हर आदमी कतई नज़र किस ख़ानदान का है, किस नस्ल का है, किस अमीरी या गरीबी की कर्व के किस स्टेज पे खड़ा हुआ है, ये उसका हक है कि वो कौमी सेहत कार्ड के ज़रिए जाके इलाज करवाए। ये 1 रुपया भी इसमें न कहीं फ़ॉरेन ग्रांट का है, न फ़ॉरेन डोनेशन का है। डे 1 से जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, हुकूमत पाकिस्तान के अपने टैक्स मनी से, वो टैक्स मनी जो आप और मैं पे करते हैं, जो आम रिक्शा ड्राइवर वाला 100 रुपये का पेट्रोल देते हुए एक आम गरीब आदमी 100 रुपये का अपना जो है फ़ोन का कार्ड अपलोड करवाते जो अदा करता है, उस टैक्स मनी से इस हेल्थ कार्ड की अखराजात अदा किए जा रहे हैं। तो ये आपका अपना कार्ड है, ये आपका अपना हक है। अच्छा सर, बहुत सारे लोग जिस तरह से कहते हैं कि अभी तौसीक ने भी जिस तरह से बात की कि मईशत पे क्या इस कोई दबाव आएगा, कोई किस तरह से पाकिस्तान को इकोनॉमिकली इससे कोई नुकसान पहुंचेगा, ये चीज़ तो अपनी जगह पे आती है, लेकिन इस चीज़ को इंटरनेशनली कैसे देखा जा रहा है, किस तरह से लोग देख रहे हैं, इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, कोई ऐसे मैसेजेस आपको रिसीव हुए? जी, बड़े मज़े के मैसेजेस भी वसूल हो रहे हैं और पूरी दुनिया
पूरी हेल्थ की दुनिया, हेल्थ इंश्योरेंस की दुनिया, दे आर कीपिंग देयर फिंगर्स क्रॉस्ड। वो इन सिचुएशन को देख रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान में ये सिस्टम किस तरह से बिहेव करता है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड इकॉनमी है वो उसको उस तरीके से नहीं कर सके हैं। अब हम जो इस साल के आखिर तक पूरे 23 करोड़ पाकिस्तानियों को दे देंगे, इस वक्त हमने कोई 12 करोड़ लोगों को दे दिया है, मार्च तक 18 करोड़ को दे देंगे। अच्छा। जब सिंध और बलूचिस्तान शामिल हो जाएंगे तो 23 करोड़। अच्छा, ये तो 23 करोड़ आबादी वाला इस कुर्राए अर्ज पे पाकिस्तान पहला मुल्क होगा जो स्टेट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम अपने शहरियों को दे रहा है। और ये सवाल अक्सर किया जाता है कि जी हमारे इकॉनमी तो बड़ी फ्रेजाइल है, क्या हम सस्टेन कर पाएंगे, हमें क्या मुसीबत आएगी। एक बात मैं अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान की कौम के पास ना वसाइल की कमी है और ना किसी और चीज़ की कमी है। इस वक्त 4 सूबाई हुकूमतें, 2 इलाकाई हुकूमतें और एक वफाकी हुकूमत, इन 7 हुकूमतों का जो हेल्थ का बजट है साल 21-22 को तकरीबन 800 अरब पे मुश्तमिल है। और जो हमारा, अगर हम पूरे पाकिस्तान को 23 करोड़ पाकिस्तानियों को ये हेल्थ कार्ड दे दें तो बमुश्किल 250 अरब का बिल बनेगा। अब तसव्वुर कीजिए कि लेस देन 30% जो हमारा मौजूदा हेल्थ का बजट है पाकिस्तान का, इसमें अगर सारे पाकिस्तान को हम हॉस्पिटलाइजेशन की हद तक, जो कि ज़रा सीरियस इशू है, अगर हम बेफिक्र कर दें सेहत के अखराजात से, तो बाकी जो 400-500 अरब रुपये मजीद बचेगा, तकरीबन 550 अरब बचेगा, उसमें आप OPD के अखराजात और प्रिवेंशन पे लगा सकते हैं। तो अक्सर जो हम बात करते हैं कि यही सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि क्या ये एक शॉर्ट टर्म के लिए है, सस्टेन भी कर सकेंगे या नहीं कर सकेगा पाकिस्तान इसको लेकर। उसमें यह है कि सस्टेनेबिलिटी के लिए भी आप लोगों ने उसका काम मतलब सही तरीके से इसकी प्लानिंग भी की हुई है। लेकिन सर इसके साथ एक और सवाल ये भी है कि क्या इस कार्ड की कोई एक्सपायरी डेट है या कब तक, कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इस बारे में बताइएगा प्लीज़। सब इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ये कार्ड इसको जारी कर दिया गया है वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए है। हुकूमत पाकिस्तान हर 3 साल बाद एक नया कॉन्ट्रैक्ट करती है ओपन बिडिंग के ज़रिए किसी इंश्योरेंस कंपनी से, जो भी इसको फिर मेरिट के ऊपर जीतती है, और इस तरह से ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए है। और हम इसको मज़ीद इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए कि कल कोई नई हुकूमत आ जाए वो उसके ख्याल में ये चीज़ मुनासिब नहीं हो, कोई और कोई तरीका अडॉप्ट करना चाहिए, उससे बचने के लिए, नए नए एडहॉक तजुर्बात से बचने के लिए अब इसको हम पार्लियामेंट में लेके जा रहे हैं। ठीक है। इस पर तमाम ही सियासी पार्टियों का तमाम बेसिस पे इत्तफाक है कि पाकिस्तानी कौम को ये हक़ मिलना चाहिए और तमाम ही लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन भी है। तो हम इसे अनकरीब एक पार्लियामेंट एक्ट ला कर इसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर रहे हैं, इसके नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस एंड फाइनेंस कमीशन बन के ये इदारा काम करेगा। अच्छा अरशद साहब, 2-3 छोटे-छोटे सवाल। सर, सवाल नंबर 1, क्या ये कोई दिल का दौरा पड़ जाए, कार्डियक सर्जरी उस लेवल की चीज़ हो तो, या नॉर्मल जैसा आपने कहा एक्सीडेंट हुआ, टांग फ्रैक्चर हो गई, क्या कोई उसका लेवल का कोई फ़र्क है कि किस लेवल की बीमारी या इंजरी या इमरजेंसी में यूज़ हो सकता है? एक तो ये, और दूसरा ये कि अगर मैंने किया तो वो मतलब मैं अगली दफ़ा मेरी कितनी लिमिट है और उस लिमिट की एक्सपायरी क्या है? कार्ड की एक्सपायरी जो सभी ने पूछा वो तो आपने कहा नहीं है, लेकिन लिमिट की एक्सपायरी क्या है? क्या 1 साल के अंदर कोई फिक्स्ड फिगर है जिसको मैं टच कर सकता हूँ? तो भाई मैं आपके पहले सवाल का पहले जवाब देता हूँ। देखिए, इसमें दाखिले की सूरत में, अस्पताल में दाखिले की सूरत में तमाम ही बीमारियों का इलाज दस्तियाब है, चाहे वो कार्डिक हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो डायलिसिस हो। लेकिन एडमिशन होना जरूरी है। ये एडमिशन, इसके लिए शर्त सिर्फ एडमिशन है। तो नज़ला जुकाम खांसी जिसके लिए हमें क्लिनिक में इलाज मिल जाता है, रूटीन चेकअप के लिए आप नहीं शामिल है। इसके अलावा हर वो चीज़, चाहे छोटी सी सर्जरी हो, हत्ता कि इसमें ख़वातीन के लिए खासतौर पर मैटर्निटी भी शामिल है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, वो तमाम अखराजात इसमें शामिल हैं। आप समझ लीजिए कि कम व बेश कोई बीमारी ऐसी नहीं इसमें शामिल ना हो। ठीक है। एक थी, हमने शुरू में शायद इसको ट्रांसप्लांट को ऐड नहीं किया था, ओके, आपकी किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट, अब आहिस्ता आहिस्ता उसको भी हम शामिल कर रहे हैं। KP की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी किडनी और लिवर को शामिल कर लिया है, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ऑलरेडी किडनी को कर लिया है। दूसरा जो सवाल का आपका हिस्सा था वो था कि जी इसकी लिमिट कितनी है। ऑन द फेस वैल्यू, जो हमारे कौमी सेहत कार्ड की जो फेस वैल्यू तकरीबन सालाना 10 लाख रुपए की इसकी वैल्यू है। लेकिन अगर इसका परचेजिंग पावर देखें तो तकरीबन 30 लाख के बराबर है। वो कैसे? ये सवाल अक्सर मुझसे किया जाता है कि जब मैं और आप प्राइवेट किसी अस्पताल से जाके कोई इलाज करवाएं, कार्डिक बाईपास किसी को खुदा ना खास्ता ज़रूरत पेश आ जाए, 10 से 12 लाख रुपए का एक ऑपरेशन होता है। ठीक है। जबकि इस हेल्थ कार्ड में एक फैमिली 3 ऑपरेशन करवा सकती है खुदा ना खास्ता अगर ज़रूरत पेश आए। क्योंकि हम सबसे बड़े परचेजर हैं हेल्थ सर्विसेज के पाकिस्तान में, तो वी गॉट द बेस्ट प्राइसेस फ्रॉम द हॉस्पिटल्स। ओके, अच्छा, और ये सरकारी अस्पताल होंगे या प्राइवेट हॉस्पिटल? 20-25% तकरीबन इसमें सरकारी अस्पताल हैं, तो कोई 75% जो है प्राइवेट अस्पताल। तकरीबन 750 अस्पताल कराची से गवादर तक दस्तियाब हैं, और कोई शर्त नहीं है आपके इलाके की कि अगर तौसीक साहब का ताल्लुक बहावलपुर से है लेकिन वो इलाज सियालकोट में जाके करवाना चाहते हैं, या सियालकोट से ताल्लुक है और कश्मीर जाके इलाज करवाना चाहते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और रहते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं। कोई पाबंदी नहीं है। और उसके अंदर आपने
मतलब एक तरह से आपके पूल पे वो हॉस्पिटल्स हैं जी। जो हॉस्पिटल पूल पे नहीं है उस पे नहीं जा सकते। एग्जैक्टली ऐसा उसकी ही लिस्ट विस्ट कहीं कोई हेल्पलाइन है जिसपे statehealth.com.pk पे आप जाके इसकी लिस्ट भी देख सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन है 08000900009, वहाँ जाके आप रब्ता कायम कर सकते हैं। 08000900009 9009 08000900009 ये हेल्पलाइन है। इस पे जाके आप सारी डिटेल्स जान सकते हैं कौन से हॉस्पिटल्स उस पैनल कह लें या पूल कह लें उसके अंदर है। तो उसमें कमोबेश सारे ही पाकिस्तान के जो काबिल जिक्र अस्पताल हैं सारे अब हैं। उसमें शामिल हो गए। और कोई अगर किसी को शिकायत फॉर इंस्टेंस मैं गया हूं और वही आप मैं कि जी सियालकोट में मैं गया हूं किसी अस्पताल में जो कि मैंने वेबसाइट पे हेल्पलाइन पे देखा मौजूद था, लेकिन वो वहां पे दे आर नॉट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं उनकी सर्विस से मुराद कि वो मुझे निगलेक्ट कर रहे हैं या एक्नॉलेज नहीं कर रहे इस सहूलत के लिए। कोई शिकायत वगैरह का सिलसिला हो सकता है? जी बहुत ही जो है स्ट्रिंजेंट किस्म का कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है इसी हेल्पलाइन नंबर पर जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। हमने हर अस्पताल में, हर पैनल अस्पताल में टंडोल IR से लेकर इस्लामाबाद तक उसमें अपना सेहत काउंटर बनाया है जो कि आपकी हैंड होल्डिंग भी करता है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस भी करता है और आपकी शिकायत भी सुनता है। अगर वहाँ कोई मसला हो तो हमने हेल्पलाइन जिसका भी आपने जिक्र किया वहाँ जाके, मोबाइल ऐप भी मौजूद है, वहाँ जाके वेबसाइट के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, और उसके बाद जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है तौसीक साहब अगर इलाज करा के घर चले गए हैं तो उसके 7 दिन बाद कमोबेश आपको नादरा के थर्ड पार्टी कॉल सेंटर से फ़ोन आएगा। वो पूछेंगे तौसीक साहब आपका इलाज ठीक हुआ, किसी ने पैसे तो नहीं मांगे, अस्पताल का रवैया ठीक था। जहां आपने ज़रा सी शिकायत की वो सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाएगी और विद इन 48 आवर उसके रेजोल्यूशन पे एक्शन शुरू हो जाएगा। कॉस्मेटिक चीज़ें इसमें शामिल हैं, मसलन मैं हेयर आपने कहा ट्रांसप्लांट हम शामिल करेंगे, मैं तो आज बालों का जिक्र हो रहा है, मुझे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ करें कभी तौसीक साहब को बालों का ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत पड़े, या मैं कहूँ कि जी वो क्या होते हैं टीके टूके लगाना की सोना होने की, इस तरह की चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। तौसीक भाई आप तो पहले इतने सोने हैं गुजारिश ये कि अभी हमने सोने होने वाले मराहिल तक नहीं पहुँचे हैं हम लोग। फिलहाल तो हम ये चाह रहे हैं कि क्यूरेटिव स्टेज के ऊपर जो लोगों की जानें बचानी हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। अगर मुस्तकबिल में अगर कोई हमारे यहाँ कोई तेल शेल निकल आया तो हम शायद इस तरफ भी देखेंगे। नहीं ये बिल्कुल आपने अच्छा किया वजाहत कर दी, क्योंकि आपने कहा ना कि जी हर तरह की जब जिसमें एडमिशन, तो फिर वो शरारती वाले दिमाग वाले लोग भी होते हैं ना, वो कहते हैं अच्छा चलो कल चल के ये करवाते हैं वो करवाते हैं। तो कॉस्मेटिक सर्जरीज और कॉस्मेटिक जो आपकी ज़रूरियात हैं वो ये सेहत कार्ड जो है वो कैटर नहीं करता, ये आपने जहन में रखना है। आप आखिर में कुछ पूछना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, एक ये कि जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं जितने, उन पे क्या इसका कोई असर पड़ेगा, कोई मनफी असरात या कोई मुस्बत असरात? बड़े शानदार किस्म के मुस्बत असरात होंगे। देखिए दुनिया में 2-3 किस्म के हेल्थ सिस्टम होते हैं। हमने जब पाकिस्तान की आज़ादी के बाद जो हेल्थ सिस्टम अडॉप्ट किया था कि हुकूमत ने अस्पताल बनाए, उनके जेब में पैसे डाल दिए कि ये आवाम मौजूद हैं, अन्य बवक्त ज़रूरत इलाज मुहैया करें। बदकिस्मती से 70-80 के दहाई तक ये सिस्टम काम करता रहा और 80 के दहाई के बाद इसमें डिटेरिएशन हुआ। सारे तालीमी इदारे और जो थे हमारे सेहत के जो इदारे थे वो कमोबेश मुश्किल में आ गए और लोगों ने इस पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया इलाज के लिए। इसकी वजह से हमें बाकी दुनिया की तरह जितनी मॉडर्न वर्ल्ड है उसी की तरह हमने इस हेल्थ इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम पे आना पड़ा। अब हम ये कर रहे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों के शाना बशाना सरकारी अस्पतालों को भी पैनल पे लेकर आ रहे हैं और उन्हें भी कह दिया है, चाहे वो पिम्स का इस्लामाबाद अस्पताल हो, लाहौर का मेव हॉस्पिटल हो, कराची का जना हॉस्पिटल हो, कि जब आप पैनल पर आएँ और आप अच्छा इलाज मुहैया करें शहरियों को। लेकिन अब पाकिस्तान के शहरी चाहे वो अमीर हों या गरीब हों, अब वो मजबूर नहीं है कि वो सरकारी अस्पताल में ही इलाज के लिए जाएंगे। अब उनके पास चॉइस है। अगर आप अच्छी सर्विस देंगे तो वो आपके पास आएंगे, अच्छी सर्विस नहीं देंगे तो किसी और के पास चले जाएंगे। तो अब आज से पहले ये सारे सरकारी अस्पताल तौसीक भाई एंड सबीन ये थे कॉस्ट सेंटर्स, उनको हुकूमत पैसे देती थी, खर्च करते थे। अब ये बनने जा रहे हैं रेवेन्यू सेंटर्स कि इनके पास कोई फ्री पेशेंट नहीं आएगा, जो पेशेंट होगा वो पेड पेशेंट होगा हेल्थ कार्ड की शक्ल में। तो इसलिए अब इन्हें अपने मरीजों के, अपने कस्टमर्स के नखरे भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे, वो मयार जो है ख्याल भी उसको रखना पड़ेगा और मयार जैसे आपने बड़ा दुरुस्त कहा मयार का एहतमाम भी करना और एज अ पेशेंट अरशद साहब, एज अ पेशेंट भी मैं उस एहसास कमतरी का शिकार नहीं होऊंगा कि अच्छा मुझ पे तो ये एहसान किया जा रहा है कि मतलब मेरा इलाज मुफ्त हो रहा है क्योंकि ये सरकारी अस्पताल है, और अगर मैं प्राइवेट में जाता और मैं पैसे दे सकता होता तो मैं ऐसे ज़रा सीना तान के कहता हाँ भाई आई रिक्वायर दिस क्वालिटी फ्रॉम यू। सो ये वाला वो जो एहसास कमतरी वाला ऑन पेशेंट साइड, मेरा ख्याल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप
एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हाँ भाई, मैं इस पाकिस्तान का शहरी हूँ और मेरी स्टेट मुझे पैसे दे रही है क्योंकि मेरी स्टेट मुझसे प्यार करती है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता आज से पहले गरीब आदमी तो प्राइवेट हॉस्पिटल की दहलीज पे पाँव रखने के वो हौसला नहीं रखता था, इसलिए हमें शुरू में काउंटर बनाने पड़े हर अस्पताल में हैंड होल्डिंग के लिए, कि एक आम गरीब आदमी एक साफ सुथरी पॉश दुकान में कदम रखते हुए झिझकता था। तो हमने ये किया कि स्टेट ने अब आपको इनेबल कर दिया है। और एक मजे की बात और बताऊं, इस प्रोग्राम में एक मरहला और भी आगे है। अगर तौसीक या अरशद या सबीन अगर एज ए इंडिविजुअल जाते हैं और अस्पताल की सर्विस से मुतमईन नहीं होते तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचाएंगे तो कोई बहुत ज़्यादा दाद रसी नहीं होती। आपको नहीं पता कि अस्पताल में जिस डॉक्टर ने इलाज किया है क्या उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उस ओटी की हाइजीन भी है कि नहीं, वो जो स्टेंट लगाया जा रहा है आपको ऑपरेशन थिएटर में कि वो FDA अप्रूव्ड है या किसी 3 नंबर कंपनी का बनाया हुआ है। exactly. लेकिन आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, आपका हुकूमत पाकिस्तान का प्रोग्राम इस बात को इंश्योर करता है। अच्छा। और कोई अस्पताल ये रिस्क नहीं लेता। आप और मैं तो एक इंडिविजुअल हैं, लेकिन अगर कोई मिस हैंडल होता है हमारा हेल्थ कार्ड होल्डर तो उसे खतरा ही होता है कि वो करोड़ों रुपए का बिजनेस लूज कर देगा। ट्रू। अच्छा जी, आखिर में सिर्फ एक तो हेल्पलाइन अरशद साहब एक दफ़ा दोबारा ज़रा अनाउंस कर दीजिए, और हेल्पलाइन पे ये भी साथ ये भी बताइए कि अगर काउंटर बंद हो या काउंटर पे कोई मौजूद ना हो तो उसकी शिकायत किसको लगाएं? वो भी हेल्पलाइन पे शिकायत लगा सकते हैं? वो शिकायत भी आप हेल्पलाइन पे 0800090009 पे लगा सकते हैं। अदरवाइज अस्पताल की जो इंतजामिया है वो भी आपकी हेल्प करेगी। 08009009 जिस वक्त स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं, सेहत सहूलत की जो हेल्पलाइन है, इस पे आप मजीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अरशद साहब को आज राइजिंग पाकिस्तान में मदऊ करने का एक मकसद हमारा ये भी था कि एक जनरल ओवरव्यू हम आपको सेहत कार्ड के हवाले से दें, लेकिन मजीद मालूमात के लिए हेल्पलाइन है। और ये हेल्पलाइन के कोई औकात कार हैं या हर वक्त कोई फ़ोन उठाएगा? क्योंकि बीमारी का कोई औकात कार नहीं है इसलिए हमने हेल्पलाइन का भी औकात कार नहीं रखा, वही 24/7 दस्तियाब है। मेरा अपने जो है पाकिस्तानी शहरियों से एक ही दरख्वास्त है, चूँकि इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी के लिए कौमी सेहत कार्ड के लिए वाहिद क्राइटेरिया जो है वो नादरा में रजिस्ट्रेशन है। तो सारे बहन भाई अपनी और अपने बच्चों की जो रजिस्ट्रेशन है वो नादरा में फौरी तौर पे करवाएं। खासतौर पे हम लोग बड़ा लेजी हो जाते हैं कि जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो स्कूल जाने की नौबत ना आए, बेफाम की ज़रूरत ना पेश आए, रजिस्टर नहीं करवाते। तो मेहरबानी करके उनको रजिस्टर करवाएं। और एक और बड़ा मसला है, जो शादीशुदा हमारे नए कपल्स नए जोड़े होते हैं वो अपनी बीवी को या अपने शोहर का इंदराज नहीं करवाते, उसकी वजह से उन्हें मैटरनिटी सर्विसेज लेने में प्रॉब्लम आएगी। मेरी गुजारिश ये कि जैसे ही आपकी नई शादी हो तो पहले फुर्सत में जाके आप भले बीवी के साथ मियाँ का नाम लगाएं ना लगाएं, लेकिन बीवी की हैसियत से उसका नाम जरूर रजिस्टर करवाएं। और बीवी को रजिस्टर कराने का मतलब नाम बदलना नहीं है, वो एक अलग पर्सनल चॉइस है। आप वो पर्सनल चॉइस है आपकी, लेकिन आप दोनों मियाँ और बीवी जाके करीब नादरा सेंटर में जरूर करवाएं ताकि आपको किसी इमरजेंसी में खुदा न खास्ता दाखिले के वक्त कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। आपको आने वाले कुछ दिनों में एक दफ़ा फिर बुलवाना है। अभी पूरी प्यास बुझी नहीं है, सवाल बहुत सारे रह गए थे, लेकिन प्रोग्राम का वक्त अरशद साहब खत्म हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, इतने खूबसूरत और सहल अंदाज में आपने सारी बात हमें समझाई, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। लेकिन आने वाले दिनों में फिर आपको जहमत देंगे। बहुत शुक्रिया तौसीक, सबीन, प्लेजर इज ऑल माइन। बहुत शुक्रिया। हम अब आपसे चाहेंगे इजाज़त, वक्त की ट्रेन आगे निकल गई है, अब हमने भी उसको पकड़ना है। खुश रहें, जिंदगी ने दी इजाज़त तो फिर क्या करेंगे? फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।